हेलो एवरीवन। सो पार्ट ए इज़ ऑलरेडी डन। अब हम पार्ट बी करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी होंगे। ठीक है, तीनों सेक्शन में टोटल मार्क्स हैं आपके 50। तो सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये सभी सेक्शन ए के क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, डिराइव फार्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब आपको यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको इस तरह से पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस बनानी। ठीक है, फर्स्ट अब इस पर क्या किया हमने, टॉर्क को पुट किया। ये जो आपका डाइपोल है इसको हमने थीटा एंगल पर रखा है, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो हमने 2a लिया है। ठीक है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे होता है एक्चुअल में ये है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को एंगल पे, किसी एंगल पे रखते हैं तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, नेट फोर्स 0 है, बट ये दोनों पॉइंट्स, जो डाइपोल के दोनों पॉइंट्स हैं वो एक सिंगल लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क प्रेजेंट होगा। और उसी टॉर्क की जो वैल्यू है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपका कोई भी आप ले सकते हो। ओके, मैग्नीट्यूड लेना है क्यू ई, और ये माइनस क्यू ई, कोई भी ले सकते हो आप क्यू ई, बट मैग्नीट्यूड में सेम है। सो क्यू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर यहाँ पे आप थीटा के साथ में ये एंगल ड्रॉ कर दे तो परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a sin थीटा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E होगा। ठीक है, क्योंकि साइन में अगर साइन थीटा है तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। क्लियर। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल जो है 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो एक गॉस लॉ की जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला डिराइव करते हैं, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0 × R। ओके, सारी वैल्यूज़, लैम्डा को आपको फाइंड करना है तो सभी वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। ओके, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन। ओके, एंड सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻²। कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम पर मीटर। ओके, माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6। नाउ थर्ड, मोबिलिटी, डिफाइन मोबिलिटी, राइट इट्स फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फार्मूला है वही आपको स्टेटमेंट लिखना है और वही डेफिनेशन हुई। ठीक है, नाउ वी डी जो है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, ई डिवाइड बाई एम टाउ। ठीक है, ये रिलैक्सेशन टाइम है, और ये वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ डिवाइड बाई एम। ओके, ई टाउ चार्ज, टाइम और मास सभी की वैल्यू पुट करके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा यूनिट आपका आ जाएगा फाइनली एम्पियर मीटर पर न्यूटन। ओके, और डायमेंशन फार्मूला ये होगा m⁻⁻1 L0t² एंड a⁻1। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पे लाइंस जाती है और साउथ से इनसाइड नॉर्थ पे आती है, तो पूरा क्लोज्ड कर्व फॉर्म होता है मैग्नेट में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड जो टेंजेंट लाइन के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हमें शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, अगर जहाँ पे आपको लाइंस ज़्यादा दिखे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस यहाँ पे कम है वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये जो इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अभी मैंने इस तरह से शॉर्ट में लिखे हुए हैं। ओके, आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना है। आप इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट में लिखोगे लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर करने का फॉर्मूला आपको बताना है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका बी दिया हुआ है, एरिया ए है, लेंथ एल है सोलेनॉइड का, एंड हेंस ऑब्टेन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक एनर्जी यू बी इज इक्वल टू होता है ½ Li²। ठीक है, ये आई जो है आई आपका B इज इक्वल टू बी के मतलब B के टर्म में अगर आई को लिखें तो इस तरह से होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि B इज इक्वल टू होता है μ0 जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 ठीक है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे आई को सब्जेक्ट करोगे तो आई इज इक्वल टू B/μ0 × I।
इन म्यू नॉट इंटू एन। ओके, आई स्क्वायर करोगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपकी एनर्जी ये आ जाएगी, यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर ए एल। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये ए एल ये अपने आप में ही वॉल्यूम है। ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम करेंगे तो सिर्फ आपका बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बट ये ए यू बी डिवाइड बाई ए एल करना है आपको। ओके, एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में 2 म्यू नॉट ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये क्या है, मैग्नेटिक, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे म्यू नॉट आता है मैग्नेट में और इलेक्ट्रिक में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू, एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 100 ओम। ओके, और ये रजिस्टर 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई रजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टेंस आर है तो यहाँ पे वैल्यू वी आर एम एस की जो वैल्यू है 220, ओके, डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है 100 ओम, तो 220 डिवाइड बाई 100, तो आपका आई आर एम एस आ गया 2.20 एम्पियर। ओके, एंड पावर आपको ऑल्सो फाइंड करनी है, तो पावर पी इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस और आई आर एम एस की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर है 484 वॉट। ओके, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, और इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ और आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिलेशन के लिए आपको, और हाँ, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमको फाइंड करना है वो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू करना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के थ्रू भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो इस साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है फोकल लेंथ और आर ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ से हमेशा ये जो पॉलिश सरफेस है इसी पे इधर की साइड से इंसिडेंट होंगे, क्या होंगे, रेज इंसिडेंट हुई यहाँ से। ठीक है, अब रेज जो है वो अगर मैं रेस को ये एफ से अगर रेस जाती है, ठीक है, ये टकराई और ये फिर वापस रेस चली गई। ठीक है, अब ये सी से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो जो सी से लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ होती है उसको नॉर्मल कहते हैं, तो हमने एक नॉर्मल से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये जो एंगल थीटा और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे एंड देन रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, और इसके बीच में ये नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होने चाहिए। रिफ्लेक्शन के केस में थीटा, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होगा। ठीक है, और अब अगर आप इस पूरे ट्राइंगल को देखेंगे तो ये थीटा है और ये थीटा है, मतलब ये जो है ये डबल हो जाएगा। ओके, तो टैन थीटा यहाँ से अगर आप ये क्या ले रहे हैं, ये वाला एंगल, थीटा वाला एंगल ले रहे हैं आप, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम पी परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस हो जाएगा। ठीक है, और 2 थीटा अगर लेंगे तो एम पी बाई ये बेस हो जाएगा पी एफ। ओके, अब अगर एंगल बहुत छोटा है तो टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एम पी बाई पी सी एंड 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू ये हो गया, तो थीटा के प्लेस पे जो एम पी बाई पी सी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, एम पी से एम पी कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एफ इज इक्वल टू पी सी। पी एफ का डिस्टेंस है फोकल लेंथ एफ एंड पी सी का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, तो आपके पास प्रूफ हो गया कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, देखिए इस तरह से आपको हमेशा, ये तो रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, आपको रिफ्लेक्शन अगर बोलेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक, तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। ओके, ये इंसिडेंट आपका वेव फ्रंट है। फिर यहाँ से जब ये जो सरफेस है, इंटरफेस है, यहाँ से टकराता है तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलता है। ये एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। ओके, ये नॉर्मल है और यहाँ पर ये जो है इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप रिफ्लेक्शन के केस में देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ कि ये वेव फ्रंट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो वी वेलोसिटी से आप जो रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट है उसका भी वेलोसिटी वी रहेगा, तो जो डिस्टेंस है हम फाइंड आउट कर लेंगे वी इंटू टाउ से। ठीक है, अब ये देखिएगा कि जो रिफ्लेक्शन के केस में फर्स्ट लॉ तो होल्ड हो गया, सेकेंड लॉ में ये है कि जो वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड ये जो इंटरफेस है,
यहाँ पे नॉर्मल नहीं, यहाँ पे इंटरफेस है जो है वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है। आप हर चीज़ का डायग्राम ज़रूर बनाएं। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है तो आपके मार्क्स 100% कटेंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ओके। सो डायग्राम इज़ कंपलसरी, डायग्राम आपको बनाना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस पे इतनी फ्रीक्वेंसी की जो लाइट रेज है वो इंसिडेंट हुई। इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम स्पीड, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है मैक्सिमम वो ये है, आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वो सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इजेक्ट हुए। और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए उनकी जो स्पीड है वो 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। आपको ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ओके। न्यू इज इक्वल टू ये लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है, ठीक है। न्यू नॉट फाइंड करना है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और वेलोसिटी मैक्सिमम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास लेना है, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो इक्वेशन है वो ये होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ½ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, h न्यू माइनस न्यू नॉट, ओके। तो यहाँ से h आपको डिवाइड में हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, आपको न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ओके। तो इसको इधर ले आएंगे, न्यू माइनस ये हो जाएगा, न्यू की वैल्यू आपका लिखी हुई है यहाँ पे, और ये सारी वैल्यूज़, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, v मैक्सिमम आपको दिया हुआ है, h की वैल्यू है 6.63 × 10⁻34, ओके। इन सभी को आपको पुट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होगा 4.74 × 10⁻14 हर्ट्ज, क्लियर, ओके। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये ध्यान से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल पे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब ग्राउंड लेवल पे है और एनर्जी को इसने स्टोर किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एनर्जी मतलब फोटोन के फॉर्म में एनर्जी होगी, तो एनर्जी को जब फोटोन के फॉर्म में गेन करेंगे, ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ओके। हाइड्रोजन एटम और एक्साइटेड स्टेट में कौन से स्टेट में गया, n=4 लेवल पे गया, ओके। डिटरमाइन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी होगी, जिसको फोटोन को इसने एब्जॉर्ब किया ना हाइड्रोजन एटम ने, वो डायरेक्ट फर्स्ट से इनिशियल से फोर्थ स्टेट पे चला गया। तो जो हाइड्रोजन है उसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, सॉरी फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है, h और c की जो कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन, ठीक है। देखो ग्राउंड लेवल पे मतलब n1 इसका मतलब क्या है 1, ठीक है। अब E1 उस पर जो एनर्जी है वो हम फाइंड कर लेते हैं पहले, ओके। -13.6 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, एंड एक्साइटेड कितना, कौन सा स्टेट पे जा रहा है, n=4 पे, तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है इसको कैलकुलेट आगे किया हुआ है इन्होंने, तो चेंज इन एनर्जी होगा E1 - E2, ओके। क्योंकि जो एक्साइटेड स्टेट पे धीरे धीरे अगर दूर जा रहा है तो फिर एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए अगर आप E1 - E2 करेंगे hc/λ, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, तो वेवलेंथ आपको यहाँ से सब्जेक्ट करना पड़ेगी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वेवलेंथ 97 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹, ओके। और c = λ × न्यू, ये जो कॉमन फार्मूला है, सबसे सिंपल फार्मूला है, ये हम अप्लाई करेंगे और वेवलेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सॉरी वेवलेंथ तो फाइंड होगी 97, अब फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगा 3.1 × 10⁻15 हर्ट्ज, ओके। याद रखिएगा आपको यूनिट लिखना कंपलसरी है, अगर आपने यूनिट नहीं लिखा आपके मार्क्स कट होंगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स। न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है उसके आपको 2 फीचर्स बताना है, ठीक है। देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है कूलम फोर्स से, कूलम फोर्स 2 चार्जेस के बीच में लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स भी चार्जेस के बीच में ही लगता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के बीच में चार्जेस हैं वहाँ पे लगता है, ओके। ये शॉर्ट रेंज है, न्यूक्लियस के रेंज में ही होता है, बहुत शॉर्ट रेंज है, ओके। और कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके। कूलम फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, एंड फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये अट्रैक्टिव ही है, इसीलिए सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फॉल्स रैपिडली टू 0, ठीक है। एकदम से जो फोर्स है न्यूक्लियर के बीच में वो 0 होता है, ओके। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द डिस्टेंस R0 ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी-मीटर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शॉर्ट में लिख लेने हैं, वहाँ पे एग्जाम में आए तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस बना के ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज़ 5 × 10⁻28 एटम, ओके। सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें एटम इतने हैं, ओके, पर वॉल्यूम
5 × 10⁻28 एटम्स हैं। इट इज़ डॉप्ड बाय 1 ppm कंसनट्रेशन ऑफ द पेंटावेलेंट आर्सेनिक। ठीक है, अब ये सिलिकॉन को पेंटावेलेंट आर्सेनिक में क्या किया, डॉप्ड किया। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कितने होंगे। ठीक है, तो 1 ppm का मतलब क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन। ओके, पर मिलियन में सिर्फ आपने एक ही पार्ट को ऐड किया ऐसा। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो डोपेंट एटम वो बराबर होंगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है सेमीकंडक्टर में, ये फॉर्मूला आप ध्यान से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ जो भी एटम्स है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला है किसका, सेमीकंडक्टर का, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से NH नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे ये। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, होल्स कितने आ जाएंगे 4.5 × 10⁻9 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस आपका है 12 सेंटीमीटर, हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है, तो एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपको गिवन है। ओके, जिस पे चार्ज स्फीयर पे कहाँ पे होता है, उसके बाहर पूरा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर एंड एट 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, क्योंकि अगर आप इनसाइड गाउस सरफेस चूज करोगे तो इनसाइड तो कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये 0। आउटसाइड में अगर आप ये आउटसाइड है, आउटसाइड ये गॉसियन सरफेस, तो आउटसाइड कंसिडर करेंगे तो ये पूरा चार्ज अंदर है, तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आपका ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ओके, Q/r² हो जाएगा, Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सो 10⁻5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और थर्ड में 18 सेंटीमीटर पे, तो आर के प्लेस पे ये वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होगा। चलिए नेक्स्ट, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सेल के फाइंड करना है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल ये 1/1 इस तरह से कनेक्टेड होता है। ओके, यहाँ पे हमने सपोज किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस इसका फर्स्ट सेल का EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, सेकेंड सेल का E2 R2 है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, दोनों को आप सीरीज में कंबाइन करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट मिलेगा और आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ यूज़ करोगे। किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे तो आपका जो फाइनल इक्वेशन है, देखो VAB मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर आप किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट किया आपने VAB इज इक्वल टू E1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड EMF E1 - IR1, क्योंकि यहाँ से अगर आप लूप की डायरेक्शन को सपोज करेंगे तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, B और C टर्मिनल के बीच में भी आपका E2 है, तो E2 - IR2। करंट सेम, करंट सीरीज में सेम होता है, EMF की वैल्यू अलग अलग होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी, बट सेम क्या होगा, करंट। ठीक है, अब VAC डायरेक्ट दोनों टर्मिनल के बीच में देखेंगे तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये टोटल EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये इक्विवेलेंट EMF है और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है आपका। ठीक है, तो ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिए। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके, ये दो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, ये A वायर है, ये B वायर है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये। आपको फोर्स फाइंड करना है कितना है इन दोनों के बीच में और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, जब यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, जैसे एक में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, B इज इक्वल टू μ0IA डिवाइड बाई 2πd। ओके, तो फोर्स जो है, फोर्स मिलेगा आपको, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर करंट कैरिंग वायर के लिए फोर्स फाइंड करना है तो F इज इक्वल्स टू ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। तो L और B के बीच में जो एंगल, L मतलब लेंथ और B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, तो B और L के बीच में जो एंगल है वो आप क्या रखेंगे 90 डिग्री। ओके,
क्योंकि अगर 90 डिग्री रखेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ओके, सो आपको इस तरह से रखना है। यहाँ पे बी ए की वैल्यू ये पुट कर दिया आपने, तो फाइनल इक्वेशन आपका ये बना। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट की डायरेक्शन है ऊपर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये जो मिडिल फिंगर है ये आपका इनवर्ड है, मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो अगर आप इसको लोगे लेंथ को और करंट को लोगे तो इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन गया। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। ठीक है, ओके, दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव होंगे। ओके, और दोनों अपोजिट, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव होगा। ओके, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव। और यहाँ पे जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो फॉलो होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे फोर्स के फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड किया गया। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग वायर है, उसको और एक्सटेंड किया गया। इस फॉलिंग विथ स्पीड, इस फॉलिंग गिर जाता है कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप ईएमएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ईएमएफ फाइंड करने के लिए BVL, ठीक है, हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, वेलोसिटी। ठीक है, और E इज इक्वल टू हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो 1.5 × 10⁻³ आए। ठीक है, फर्स्ट ईएमएफ आपको फाइंड करना है। सेकंड में व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ईएमएफ की डायरेक्शन राइट हैंड, अभी जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमने यूज़ किया उसकी डायरेक्शन से, और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपको शायद बताया है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ईएमएफ की। ठीक है, मोशनल ईएमएफ में बताया, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, वेस्ट टू ईस्ट होगा। एंड सी विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर, हायर पे क्या होगा, तो वेस्ट एंड हायर पे होगा, एंड ईस्ट एंड जो होगा वो लोअर पे होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेज डू अकर, गिव रीजन। ठीक है, तो सिंपली ये हिस्टेरियस लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा, ईडी करंट लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि जो भी एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है उसमें उसको यूज़ करने में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, स्मॉल एनर्जी का लॉस होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, तो ये इस तीनों फॉर्म में होता है। ओके, तो आपको 3 नेम्स लिख देंगे और थोड़ा सा इसमें डिटेल लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, उसके आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मतलब R1 और R2 हमने लिख लिया है। और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव होता है। ठीक है, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, 1/f, फोकल लेंथ आपको गिवन है, R1 R2 गिवन है। ओके, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो n जो है वो 1.5 आएगा। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के लिए जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो ये फार्मूला आपको 1/f इज इक्वल टू n - 1, 1/r1 - 1/r2, इस फार्मूले को यूज़ किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5। अब सेकंड में हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20, पहले वाले का 12 था, अब 20 हो गया एयर में। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ इन वाटर, अब वाटर के अंदर फोकल लेंथ क्या हो, एयर में 20 सेंटीमीटर है तो वाटर के अंदर क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है जो यहाँ पे किया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 - μ1 या n2 - n1 कर सकते हैं। ओके, एयर, अगर आप एयर ग्लास और एयर वाटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन या वाटर ग्लास का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपका 2 इक्वेशन बनेगी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे आपका फोकल लेंथ इन वाटर ये आ जाएगा 78.2 सेंटीमीटर। ओके, आपको एयर ग्लास एंड वाटर ग्लास इन दोनों में इक्वेशन बनानी है। ओके, अगर एयर ग्लास का कहें तो आपको फर्स्ट वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का लेना है, सेकंड वाला ग्लास का 1.5 होता है, एयर का 1 होता है, तो 1.5 - 1 हो गया। और सेकंड वाटर और ग्लास का, तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाटर का लेंगे और सेकंड ग्लास का लेंगे, तो इस तरह से अब इक्वेशन बन गई। तो फोकल लेंथ आया आपका 78.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन द 2 क्रॉस पोलरॉइड्स। ठीक है, देखो 19th क्वेश्चन,
ये जो आपका 19th क्वेश्चन है ये पोलेरॉइड का क्वेश्चन है। पोलेरॉइड में क्या होता है कि जब आपके पास लाइट इस तरह से पोलेराइज्ड है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट को जब आप पोलेरॉइड में से पास आउट करवाते हैं तो क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाती है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है। ओके, तो हम अगर इससे ये अनपोलराइज्ड लाइट को अनपोलराइज्ड इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये आपका यहाँ पे पोलराइजेशन मिल गया। अब ये जो यूज़ करते हैं हम, जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे पोलराइजेशन हमको मिल रहा है उसको बोलते हैं पोलेरॉइड। तो पोलेरॉइड हमने जब सिंपली यूज़ किया है, ठीक है, पास एक्सिस में यूज़ किया है, तो इस तरह से प्रॉपर आपको पोलराइजेशन मिलेगा। लेकिन किसी एंगल पे अगर आप देखें तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो I = I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, फिनोमिना होता है जिससे गेट पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। एंड किसकी हेल्प से, पोलेरॉइड की हेल्प से। और लाइट पासेस थ्रू P1 से लाइट पास हो रही है। ओके, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ। अगर आप एक बार P1 से पास कर दें, ठीक है, तो अनपोलराइज्ड इस तरह से पोलराइज हो जाएगी, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाती है। ओके, बट किसी एंगल पे रखेंगे तो जो इंटेंसिटी होगी वो इस तरह से वैरी करेगी। ओके, रोटेट करेंगे जब आप तो इस तरह से वैरी करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, समराइज एनी 3 एक्सपेरिमेंटल फीचर ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब जो 3 पॉइंट्स हमने इंटेंसिटी के, फ्रीक्वेंसी के एंड पोटेंशियल के, जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो ही आपको सारे लिखने हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट में इंटेंसिटी का इफेक्ट के बारे में आपको बताना है तो ये तीनों पहले तो आपको डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना है। और अगर इंटेंसिटी के बारे में लिखना है तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये आता है स्ट्रेट लाइन। ओके, मीन्स फोटो इंटेंसिटी को जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लीनियरली इंक्रीज हो। ओके, नाउ सेकेंड है पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल को ये इंक्रीज तो किया है, लेकिन अगर आप पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे, क्या किया हमने, ये डिक्रीज किया, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट लिया और उस लाइट को कि आपने इंटेंसिटी को डिक्रीज किया, ठीक है। फिर दूसरा इंटेंसिटी का लाइट लिया, फिर तीसरा इंटेंसिटी का लाइट लिया। इस तरह से इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, I3 की ज़्यादा है, I2 की कम है और I1 की सबसे कम है। तो अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट लेते हैं और उसका पोटेंशियल आप क्या करते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज़ करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे तीनों का पोटेंशियल एक साथ डिक्रीज़ हो जाएगा, एक साथ 0 हो जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इस तरह से वेरी करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो इफेक्ट है वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट इंटेंसिटी की ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की अगर आप वेव्स लाइट लेते हैं तो उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सैचुरेशन करंट तीनों का एक ही होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा। इस तरह से आपको लैंग्वेज में जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है, ओके, और डायग्राम तो बनाना ही है कंपलसरी। नाउ नेक्स्ट बोहर के पोस्टुलेट आपको बताना है, ओके, और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में बताना है। तो बोहर के जो पोस्टुलेट हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या कर रहे हैं हम, बोहर के पोस्टुलेट से हमें रेडियस फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, बोहर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पोस्टुलेट जो बोहर का है, उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के मल्टीपल के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिया तो आर की वैल्यू आपकी ये आई, रेडियस की वैल्यू ये आई, ठीक है। आर के प्लेस पे ये सारी वैल्यू को पुट करने पे R1 फर्स्ट जो रेडियस आएगा, बोहर रेडियस उसको बोलते हैं, वो इस तरह से 5.29 × 10⁻11 मीटर आए, ठीक है। यानी कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के। अगर n² 1 2 3 आप बढ़ाएंगे तो रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा -c² 8πε0r, ओके। एंड En मतलब आर के प्लेस पे ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हमने, तो जो एनर्जी आया आपका ये आया, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो एनर्जी जो आएगी वो जूल में, तो आपका -2.18 × 10⁻18 / n² आएगा जूल में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा E = ठीक है, जो मेन
प्रॉपर इक्वेशन है वो ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेन इक्वेशन है आपका, ठीक है। एन के प्लेस पे 1 2 3 आप पुट करते जाइए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन सी का 22 क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक्सिस पे और इक्वेटर पे। कोई भी पॉइंट हमने एक डाइपोल लिया, डाइपोल के एंगल थीटा पे और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे, ओके। तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके, दोनों को आपको ऐड करना है, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, ओके। पोटेंशियल की वैल्यू, डिस्टेंस डिफरेंट है तो यहाँ पे R1 R2 हमने मेजर किया है, ओके। अब क्या किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर मैं R2 की बात करूँ तो ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, ओके। या इस डायग्राम में, आप पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये अगर इक्वल है तो इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका ये डिस्टेंस आएगा, ठीक है। और ये इस डिस्टेंस को इसके इक्वल करने के लिए R में इसको a cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से हमने ये ऐड किया, कैलकुलेट किया, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आया, ओके। अब अगर एक्सेस की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करना है, ओके। 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इक्वेटर पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, और एक्सेस पे हो जाएगा KP बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला इज दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट 23 क्वेश्चन में आपको, मैंने काफ़ी टाइम पहले ये क्वेश्चन बार बार हम करवाते ही हैं। आपको क्या करना है, इसको पहले देखना है ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, दिस डिवाइड बाय दिस। अगर ये रेशो इक्वल है इसका मतलब यहाँ पे जी में से कोई करंट नहीं जाएगा, ये वाला जो लाइन है वो हटा ही देंगे आप, ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करेंगे सीरीज़ में, इन दोनों को ऐड करेंगे फिर पैरेलल। अगर रेशो सेम नहीं है तो हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ करेंगे और देन फिर आपको कैलकुलेट करके बताना है करंट की वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे IG करंट, इसमें से जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है वो आपको बताना है इसमें, ओके। तो आप क्या करोगे, किरचॉफ्स लॉ से एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप, ये वाला लूप आप कंसीडर करेंगे तो 3 इक्वेशंस कंसीडर होंगे। 3 इक्वेशन कंसीडर होने के बाद में सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो IG है वो आएगा 4.87 मिली एम्पियर, क्या आएगा, मिली एम्पियर, क्लियर। और यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ यूज़ करना है, कोई भी आप लूप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किच भी, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आप लूप की डायरेक्शन के साथ में जाते हो तो रेजिस्टेंस के साथ जो करंट का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वोल्टेज होगा वो नेगेटिव होगा, सेम डायरेक्शन है तो, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा, ठीक है। और बैटरी में आप जहाँ पे भी जा रहे हो, ठीक है, बैटरी इन द सेंस अगर आप, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लास्ट में पॉजिटिव आया तो बैटरी जो पोटेंशियल आएगा आपका पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लास्ट में क्या आया, नेगेटिव आया, तो बैटरी का पोटेंशियल आपको नेगेटिव लेना है, ओके। चलिए 24th क्वेश्चन, साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आपको दी हुई है, पीक वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू, ठीक है, 283 वोल्ट, VM इज इक्वल टू 283 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है, न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, इज अप्लाइड टू द सीरीज LCR, सीरीज सर्किट में आपने अप्लाई किया, R, L और C की वैल्यू, तीनों की वैल्यू दी हुई है। इम्पीडेंस फाइंड करना है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। तो XL और XC आप फाइंड कर लेंगे, L और C दिया हुआ है, ठीक है। XL इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू इंटू L होता है, और XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू इंटू C। यहाँ से XL 8 ओम एंड XC इज़ 4 ओम आया, ठीक है। और R की वैल्यू तो 3 ओम दी हुई है। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद में जो इम्पीडेंस है वो 5 ओम, तो फर्स्ट आपका आंसर आ गया 5 ओम। सेकंड बी में फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो tan phi जो होगा वो XC माइनस XL डिवाइड बाई R होगा, ओके। इन दोनों को आप पुट करेंगे वैल्यू को, XC माइनस XL, ओके, या XL माइनस XC, तो आपका जो फाई है वो आएगा -53.1 डिग्री, ठीक है। ये नेगेटिव साइन जो है वो शो कर रहा है कि करंट इन द सर्किट लैग्स द वोल्टेज, करंट जो है वो वोल्टेज के पीछे, ओके। अब पावर डिसिपेटेड, तो पावर P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R, ओके। एंड IRMS की वैल्यू IM/√2, तो यहाँ पे IM की जो वैल्यू है वो आप फाइंड कर लेंगे, 40 एम्पियर आई IRMS की वैल्यू। IRMS यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर देंगे, R की वैल्यू है 3, ओके, 3 पुट कर देंगे तो पावर आ जाएगा 4800, क्लियर।
नाउ पावर फैक्टर cos 5 क्या होगा r/z 3/5 0.6 क्लियर। चलिए 25th ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ इमेज बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल होता है, ये आईपीस है, ये आईपीस आपका बड़ा होता है, ठीक है, ताकि मैग्नीफाइंग करके इमेज आप बना सकें, ठीक है। तो ये आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से रेज गई, ठीक है, रेज जो हैं वो यहाँ पे मीट हुई, तो आपका एच ऑब्जेक्ट का इमेज आपको एच डैश पे मिला, ठीक है। और ये जो यहाँ से ये आपका जो इमेज है ये इसके लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो रेज जाएंगी और रेस को फिर ये जो है ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो इनको पीछे की तरफ हमने पढ़ाया और यहाँ पे दोनों मीट हुई, तो ये आपका इतने छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज, इतना मैग्नीफाइंग इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। फोकल लेंथ आपका ऑब्जेक्टिव लेंस का FO एंड FE इज़ द ऑब्जेक्टिव आईपीस फोकल लेंथ, ठीक है। तो MO मैग्नीफाइंग जो है H'/H होगा, मतलब सिंपल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, H' इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है। अब tan बीटा अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो H/FO होगा, H मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो H/FO एंड H' ये इक्वल होगा FO जो है वो हम L ले रहे हैं, तो H'/L, ठीक है, H'/L ये वाला डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। ओके, इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो MO = L/FO है, ठीक है। और ये आईपीस का सिंपल माइक्रोस्कोप से आईपीस का मैग्नीफिकेशन पहले ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर नियर पॉइंट है तो मैग्नीफिकेशन आईपीस के लिए 1 + D/FE आएगा और इन्फिनिटी के लिए D/F 1 हट जाता है, ओके। बस मैग्नीफिकेशन दोनों कंपाउंड करेंगे तो दोनों का मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई करना है, MO × ME, तो L/FO इंटू अगर नियर पॉइंट के लिए करेंगे तो ये वाला फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करना है और इन्फिनिटी के लिए करेंगे तो ये वाला, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला इन्फिनिटी के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकाल दिया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस जो है 26 एंड 27। 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस न्यूक्लियर चैप्टर का। देखो 26 क्वेश्चन में ये कहा गया, हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 वॉट, मतलब 100 वॉट का एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, ठीक है, उसको आपको जलाना है, ग्लो करवाना है, किससे, फ्यूजन रिएक्शन से। और फ्यूजन जो है हम किसका कर रहे हैं, ड्यूटेरियम का जो टोटल अमाउंट हमने लिया है वो 2 kg ड्यूटेरियम को जब फ्यूजन रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिक जो लैम्प है वो ग्लो करेगा, ओके। कितने 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक लैम्प है वो ग्लो करेगा, तो कितने टाइम तक ग्लो करेगा ये आपको पता है। फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी आपको मिलेगी वो इतनी मिलेगी, ठीक है। 2 ड्यूटेरियम को अगर आप ऐड करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर। तो अब क्या करोगे अब पहले तो आप ये जो आपने ड्यूटेरियम लिया है या अमाउंट लिया है इसमें नंबर ऑफ ड्यूटेरियम फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ ड्यूटेरियम फाइंड कर लेते हैं। तो N = होता है, देखो ये जो है N मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम हमें फाइंड करना है, तो ये होता है मास, जो गिवन मास दिया हुआ है एंड मोलर मास इनटू एवोगेड्रो नंबर, ओके। ड्यूटेरियम का जो मोलर मास होगा वो 2 kg होगा, 2 ग्राम होगा, ठीक है, क्या होगा 2 ग्राम, और इसका 2 kg है तो 2 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10³ से मल्टीप्लाई, तो ये ग्राम हो जाएगा 2000 ग्राम, ओके। और Na एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू 6.023 × 10⁻23। नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम 2 kg में ड्यूटेरियम एटम कितने हैं, 6.023 × 10⁻26, ओके। आपने ये फाइंड कर लिया। अब जो 2 ड्यूटेरियम है, ये जो रिएक्शन है इसमें ये दिया हुआ है कि 2 ड्यूटेरियम से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इतनी होती है, तो हमारे पास तो इतने ड्यूटेरियम है, तो इतने ड्यूटेरियम के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कितनी होगी, तो 2 के लिए 3.27, तो 1 के लिए /2 और 6.23 × 10⁻26 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो एनर्जी होगी वो इतनी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब आपको पावर दिया हुआ है तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी आपको यही यूज़ करनी है, एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम को आप सब्जेक्ट करेंगे तो E/P हो जाएगा। एनर्जी इतना है 15.69 × 10⁻13 एंड जो पावर है वो 100 है, ओके। तो सेकंड में जो आंसर आएगा आपका ये 15.69 × 10⁻11। अगर आपको सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है तो
क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको 3.14, ये जो वैल्यू है ना ये फिक्स आपको दी हुई है बुक में, 3.15 इंटू 10⁻7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड जो है वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपका जो आंसर है वो होगा 4.9 इंटू 10⁴ ईयर, मतलब इतने ईयर आपको लगेंगे, इतने ईयर तक, इतने टाइम तक क्या कर वो बल्ब चालू रहेगा। ओके, चलिए अब 27 लास्ट है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपको फाइंड करना है। तो फुल वेव में 2 डायोड यूज़ करते हैं हम, D1 और D2 होता है, ठीक है। जो फर्स्ट डायोड है ये यहाँ से आपका AC इनपुट होता है, AC होता है, ठीक है। अब AC जो है वो बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, तो आपको लो वोल्टेज, उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जो लो वोल्टेज आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज आपको मिला वो आप क्या करेंगे, D1 पे सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब सेंटर टैप जो की है वो इस तरह से यूज़ होती है कि अगर एक डायोड ऑन है तो दूसरा ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा तो उसी टाइम ये रिवर्स वाइज में होगा। तो फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, वेव्स मिलेंगे, ठीक है, ये इनपुट मिलेगा। तो जो सेकंड है उससे आपको ये वो रिवर्स वाइज में हो जाएगा, तो रिवर्स वाइज में इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है वो फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा। सेंटर टैप जो की है ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स में D1 D2 को कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो अब सेकेंड टाइम पे क्या होगा, D2 जो है वो फॉरवर्ड में हो जाएगा और D1 रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसका आउटपुट फॉर्म बनाएंगे तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, पूरा कंटिन्यूसली आपको आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला आउटपुट है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट आपका जा रहा है, ठीक है, ये फॉरवर्ड वाइज में जा रहा है तो फर्स्ट की हेल्प से ये होगा। सेकेंड टाइम में सेकेंड वाला फॉरवर्ड वाइज में जा रहा है तो सेकेंड टाइम में, इस तरह से आपको कंटिन्यूसली आउटपुट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये फुल वेव है, हाफ नहीं है, इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। उसका डायग्राम्स और जो मैंने आपको अभी कहा है थियरी वो सब आपको लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। तो देखो, फुल वेव रेक्टिफायर इज़ अ मोर इफिशिएंट सर्किट फॉर गेटिंग रेक्टिफाइड वोल्टेज और करंट देन द हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर मतलब सिंपली अगर आपको AC को DC में कन्वर्ट करना है तो आपको रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ वेव भी होता है, फुल वेव भी होता है। हाफ वेव में जो इफ़िशियंसी है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो सेकंड वाला है ये गायब हो जाता है हाफ में। फुल वेव में ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, इफ़िशियंसी आपको मोर मिलती है। क्लियर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलिए